हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम प्रज्ञा शर्मा है और आज हम इस पॉडकास्ट में कंटिन्यू करने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के बारे में अपना डिस्कशन। तो एनसीईआरटी से इस चैप्टर को पढ़ेंगे और इसके कॉन्सेप्ट्स को एक सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। पिछली बार हम बात कर रहे थे कि किस तरह मेंडल ने पी प्लांट्स पे एक्सपेरिमेंट्स कैरी आउट करके कुछ पर्टिकुलर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स की इनहेरिटेंस का पैटर्न ऑब्जर्व किया और इसके बाद किन निष्कर्षों पर मेंडल पहुंचे थे, यही आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स कंटिन्यू। If we use alphabetical symbols for each gene, then the capital letter is used for trait expressed as the F1 stage and the small alphabet for the other trait. For example, in case of the character of height, capital T is used for tall trait and small t for dwarf, and both of these are alleles of each other. अब हमने ये बात तो की थी कि कोई एक जीन है जो स्टेम हाइट को कंट्रोल कर रही है, लेकिन इसकी दो अलग अलग एलील्स हैं, एक जो कि स्टेम को टॉल बना देती है और दूसरी जो कि स्टेम को ड्वार्फ बना देती है, और इन दोनों एलील्स को हमने रिप्रेजेंट किया कैपिटल टी और स्मॉल टी के साथ। हेंस इन प्लांट्स द पेयर ऑफ एलील्स फॉर हाइट वुड बी ईदर उनके पास दोनों ही कैपिटल टी होंगे, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी भी हो सकता है और दोनों ही स्मॉल टी भी हो सकता है, क्योंकि एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के पास में उसके हर एक सेल के अंदर हर क्रोमोसोम की दो कॉपी है, यानी हर जीन की दो कॉपी उसके पास होंगी और दो एलील्स एक सेल के अंदर वो पोजेस करेगा। Mendel also proposed that in a true breeding tall or dwarf pea variety, the allelic pair of genes for height are identical or homozygous. अब हमारे पास कैपिटल टी नाम की एक एलील है जो कि टॉल कैरेक्टर को प्रोड्यूस कर रही है, स्मॉल टी ड्वार्फ कैरेक्टर को प्रोड्यूस कर रही है। तो जो हमारा प्योर टॉल प्लांट होगा उसके पास तो किसी तरह की कोई मिलावट नहीं है, वो एक प्योर लाइन है, यानी समझ जाओ कि उसके पास में दोनों ही कैपिटल टी होंगे। उसी तरह से जो हमने ड्वार्फ पेरेंट लिया है, क्योंकि वो एक प्योर ड्वार्फ प्लांट है, उसके पास दोनों ही स्मॉल टी होंगे और इस कंडीशन को हम होमोजाइगस कहते हैं, जब एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के पास दोनों ही एलील्स सेम होती हैं, आइडेंटिकल होती हैं। So, these are called the genotype of the plant, while the descriptive terms tall and dwarf are the phenotype. अब कुछ टर्म्स हमारे पास ऐसे हैं जो कि इनहेरिटेंस को समझने के लिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर आप ये बता रहे हो कि किसी ऑर्गेनिज्म के पास कौन सी एलील्स हैं, तो इसे हम उस ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप कहेंगे। या उसके पास दोनों कैपिटल टी, दोनों स्मॉल टी या एक कैपिटल और एक स्मॉल है, इससे हम डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं उसका जीनोटाइप, यानी कौन सी एलील वो पोजेस करता है। वहीं दूसरी टर्म हमारे पास आ जाती है फिनोटाइप। अब यहाँ पर हमें किसी जीन की किसी एलील से कोई मतलब नहीं है। फिनोटाइप में तो बस हम ये देखना चाह रहे हैं कि कौन सी जीन खुद को एक्सप्रेस कर पा रही है, यानी कौन सा कैरेक्टर हमें उस ऑर्गेनिज्म में नजर आ रहा है, कौन सा कैरेक्टर वो एग्जिबिट कर रहा है। तो जीनोटाइप में हम देखेंगे कौन सी एलील है, और फिनोटाइप में हम खाली ये बताते हैं कि प्लांट टॉल है या ड्वार्फ है, कौन सा कैरेक्टर हमें इसमें देखने को मिल रहा है। जीन्स और एलील से यहाँ पर हमें कोई मतलब नहीं। अच्छा, as Mendel found the phenotype of the F1 heterozygote, capital T small t, to be exactly like the pure tall parent in appearance, he proposed that in a pair of dissimilar factors, one dominates the other and hence is called the dominant factor, while the other factor is recessive. अब देखो, जब उन्होंने टॉल और ड्वार्फ प्लांट को आपस में क्रॉस किया, टॉल प्लांट के पास हमारा कैपिटल टी टॉल कैरेक्टर प्रोड्यूस करने वाला एलील था, ड्वार्फ पेरेंट के पास स्मॉल टी यानी ड्वार्फ कैरेक्टर प्रोड्यूस करने वाला एलील था, और जब इनको क्रॉस करेंगे तो इनकी जो अगली जनरेशन बनेगी उसमें तो ये दोनों ही एलील्स आएंगे, दोनों ही पेरेंट्स से वो एलील्स रिसीव करेंगे। लेकिन हुआ क्या था, F1 जनरेशन में सारे के सारे प्लांट्स टॉल हुए और ड्वार्फ वाला कैरेक्टर हमें देखने को ही नहीं मिला। तो इससे मेंडल ने अंदाज़ा लगाया कि देखो, दोनों पेरेंट्स के फैक्टर्स तो इनमें आए होंगे, दोनों पेरेंट्स से एलील्स तो इन्होंने रिसीव की होंगी, लेकिन जो हमारा टॉल पेरेंट है उसकी वाली एलील ही खुद को एक्सप्रेस कर रही है। F1 जनरेशन के अंदर सिर्फ एक एलील खुद को एक्सप्रेस कर रही है और दूसरी हालांकि होगी ज़रूर, क्योंकि ड्वार्फ पेरेंट भी एक पेरेंट है, उसने भी इस क्रॉस में हिस्सा लिया है, लेकिन वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है, हमारी टॉल वाली एलील ने उसको दबा दिया है। तो इससे मेंडल ने यही अंदाज़ा लगाया कि ये डोमिनेंट फैक्टर है, जो हमारा कैपिटल टी है वो स्मॉल टी को एक्सप्रेस नहीं होने देता, जबकि खुद हमेशा ही एक्सप्रेस हो जाता है। जबकि हमारा स्मॉल टी ड्वार्फ कैरेक्टर प्रोड्यूस करने वाला जो एलील है, इसको हमने रिसेसिव इसीलिए कहा क्योंकि ये जब अकेला होगा तभी खुद को एक्सप्रेस कर पाएगा, और जैसे ही कैपिटल टी इसके पास में आ गया वैसे ही ये बेचारा सप्रेस हो जाता है और तब सिर्फ टॉल कैरेक्टर हमें देखने को मिलता है। इन दिस केस कैपिटल टी इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल टी, दैट इज रिसेसिव।
He observed the identical behavior for all other characters or trait pairs that he studied. अब सिर्फ टॉल और डॉफ प्लांट्स नहीं बल्कि बाकी भी जो कंट्रास्टिंग ट्रेट्स उन्होंने पी प्लांट्स में ऑब्जर्व किए थे, सेलेक्ट किए थे, उनमें भी इस तरह का क्रॉस कंडक्ट करने पर उनको सिमिलर रिजल्ट मिले कि दोनों में से सिर्फ एक ही ट्रेट हमें F1 जनरेशन में देखने को मिलता है। और आगे जब हम क्रॉस को कंटिन्यू करते हैं, F1 जनरेशन के हाइब्रिड्स को जब हम आपस में सेल्फ पॉलिनेट करते हैं, तब हमें रिसेसिव वाला ट्रेट भी देखने को मिलेगा, लेकिन F1 जनरेशन में वो गायब होगा। पूरी तरह से उस एलील को एक्सप्रेस होने से डोमिनेंट वाली एलील रोक चुकी है। Now it is convenient and logical to use the capital and lower case of an alphabetical symbol to remember this concept of dominance and recessiveness. क्योंकि अगर हम T को टॉल के लिए और D को डॉर्फ के लिए यूज़ करेंगे तो हम भूल ही जाएंगे, हो सकता है हमारे ध्यान में ही ना रहे कि ये दोनों केवल अलग अलग एलील हैं लेकिन एक ही जीन के ऑल्टरनेट फॉर्म्स हैं। इसीलिए हम T और D लेने के बजाय कैपिटल T और स्मॉल t ले लेते हैं। और इन दोनों एलील्स के कॉम्बिनेशन से हमारे पास किसी ऑर्गेनिज्म में 3 तरह की पॉसिबिलिटी बन सकती है। ऐसा हो सकता है कि अगर प्योर टॉल प्लांट है उसके पास दोनों ही कैपिटल टी हो, दोनों ही डोमिनेंट एलील्स हों, तो इसको हम होमोजाइगस कंडीशन बोलेंगे। उसी तरह से अगर एक प्योर डॉफ प्लांट है उसके पास दोनों ही रिसेसिव एलील होंगी, दोनों ही स्मॉल टी होंगे, इस तरह के प्लांट को भी हम होमोजाइगस बोलेंगे, दोनों ही एलील एक जैसी हैं। लेकिन अगर किसी ने एक पेरेंट से कैपिटल टी और दूसरे पेरेंट से स्मॉल टी रिसीव किया है, किसी के पास डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों तरह की एलील्स इकट्ठे प्रेजेंट हैं व्हेन दे आर प्रेजेंट टुगेदर, तो इस तरह के इंडिविजुअल को हम हेट्रोजाइगस कहते हैं। और ये क्रॉस जो हम कैरी आउट कर रहे हैं जिसमें एक पर्टिकुलर कैरेक्टर की इनहेरिटेंस को हम ट्रेस करना चाह रहे हैं, ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं, इसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ स्टेम हाइट किस तरह से आगे की जनरेशन्स में चेंज हो रही है या कौन से पेरेंट को रिजेंबल कर रही है ये हम देखना चाहते हैं, एक जीन की इनहेरिटेंस की ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस इसको हमने बोला। From the observation that recessive parental trait is expressed without any blending in the F2 generation, we can infer that when the tall and dwarf plants produce gametes by the process of meiosis, the alleles of the parental pair separate or segregate from each other and only one allele is transmitted to a gamete. तो अब जब डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म गेमीट बनाएगा तो यार गेमीट तो हैप्लॉइड होते हैं, यानी उसके पास जो 2 एलील थी वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगी और अलग अलग गेमीट्स में चली जाएंगी। कहने का मतलब ये कि अगर हमारे पास एक हेट्रोजाइगस प्लांट है जिसके पास रिसेसिव और डोमिनेंट दोनों ही एलील्स प्रेजेंट थी, तो गैमीटोजेनेसिस के दौरान हमारी डोमिनेंट और रिसेसिव एलील एक दूसरे से अलग होकर अलग अलग गैमीट्स में पहुंच जाते हैं। 50% गैमीट्स टॉल वाली एलील कैरी कर रहे हैं, 50% गैमीट्स डॉफ वाली एलील कैरी कर रहे हैं। और क्योंकि हम आगे जाके जब F2 जनरेशन में डॉर्फ प्लांट देखते हैं तो ऐसा नहीं है कि उनकी हाइट टॉल और डॉर्फ के बीच की है या इंटरमीडिएट है या कहीं पर हमें किसी ग्रेडियंट में मिल रही है। जो डॉर्फ है वो बिल्कुल डॉर्फ ही है, अपने डॉर्फ पेरेंट को ही रिजेंबल कर रहे हैं, किसी तरह की कोई ब्लेंडिंग नहीं हुई है। तो हम ये तो जान गए कि हमारे जो एलील्स थे, हो सकता है कि कभी रिसेसिव वाला एलील दब जाए, खुद को एक्सप्रेस ना कर पाए, लेकिन उसकी एग्जिस्टेंस वैसे की वैसी ही रहती है, वो हमारे डोमिनेंट एलील से बिल्कुल डिस्टिंक्ट ही रहता है और जैसे ही उसको मौका मिलेगा वैसे ही वो आगे जाके खुद को एक्सप्रेस कर देगा। ऐसा नहीं है कि अगर वो एक बार सप्रेस हो गया तो अब वो हमारे डोमिनेंट एलील से हमेशा के लिए डोमिनेट हो गया है। जैसे ही दोनों एलील्स एक दूसरे से अलग होंगे, दोनों फैक्टर्स एक दूसरे से सेग्रीगेट हो जाएंगे गैमीटोजेनेसिस के दौरान, वैसे ही वो अपना ही कैरेक्टर प्रोड्यूस करने का उतना ही पोटेंशियल रखेंगे। This segregation of alleles is a random process, so there is 50% chance of gamete containing either allele, as has been verified by the result of the crossings. So, during fertilization of the 2 alleles, suppose capital T is received through the pollen and small t from the other parent through the egg, they are united to produce zygote that have one dominant and one recessive allele, और इस तरह के हाइब्रिड को ही हम हेट्रोजाइगोट बोलते हैं जिसने दोनों पेरेंट से अलग अलग एलील रिसीव किए। So, these plants are heterozygous. The production of gametes by the parents, the formation of the zygotes, the F1 and F2 plants can be understood from a diagram called the Punnett square. अब अगर हमें किसी पेरेंट का जीनोटाइप पता है तो अब ये कौन से गैमीट बनाएगा ये तो हम पता लगा ही सकते हैं। अगर वो प्योर टॉल प्लांट है तो भाई एक ही तरह के गैमीट बना सकता है, सब गैमीट में हमारी डोमिनेंट वाली एलील कैपिटल टी वाली एलील जाएगी। अगर वो प्योर डॉर्फ प्लांट है तब भी वो एक ही तरह के गैमीट बना पाएगा, होमोजाइगस कंडीशन है तो सब के सब हमारी डॉर्फ वाली रिसेसिव वाली स्मॉल टी वाली एलील ही कंटेन करेंगे। जो हेट्रोजाइगोट है उसके पास 50% डोमिनेंट एलील को पोजेस करने वाले और 50% रिसेसिव एलील को पोजेस करने वाले गैमीट्स बनेंगे। और
ये गैमीट्स अगर हमको पता लग जाए तो पेरेंट्स के गैमीट्स के बेसिस पे एक डायग्राम बना के हम पता लगा सकते हैं कि आगे की जनरेशन में हमें किस तरह के जीनोटाइप्स मिल सकते हैं. सो सच अ डायग्राम इज कॉल्ड अ पुनेट स्क्वायर. इट वाज डेवलप्ड बाय ब्रिटिश जेनेटिसिस्ट रेजिनाल्ड सी पुनेट. It is a graphical representation to calculate the probability of all possible genotypes of offspring in a genetic cross. The possible gametes are written on two sides, and all the possible combinations are represented in boxes below in the squares, which generates a square output form. तो पुनेट स्क्वायर बना के इस तरह से हम अपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के रिजल्ट्स को भी देख सकते हैं कि एक प्योर टॉल और प्योर ड्वार्फ प्लांट को आपस में क्रॉस करके F1 जनरेशन में हमको क्या रिजल्ट मिला. F1 जनरेशन में सारे एक जैसे मिले, सारे हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट्स मिले, और इनकी आपस में सेल्फिंग करने के लिए भी पुनेट स्क्वायर को हम यूज़ कर सकते हैं. तो वहाँ पर हमें 3:1 का फिनोटिपिक रेशियो पुनेट स्क्वायर की मदद से मिल जाएगा. इस बात को हम वेरीफाई कर सकते हैं. लेकिन मोनोहाइब्रिड क्रॉस में यार हम एक चीज़ देखते हैं कि हमारे पास 3 अलग अलग तरह के जीनोटाइप होते हैं, लेकिन फिनोटाइप 2 ही तरह के हैं. प्लांट या तो टॉल होगा या डॉर्फ होगा. इसीलिए यहाँ पर हमारी बुक कहती है, externally it is not possible to distinguish between the plants with the genotype both capital T and one capital T, one small t. Hence, within the genotypic pair, only one character tall is expressed. Hence, the tall character is said to dominate over the dwarf character. और इसी डोमिनेंस की वजह से, क्योंकि टॉल कैरेक्टर डोमिनेट कर रहा है ड्वार्फ कैरेक्टर को, हमें अपना 3:1 फिनोटिपिक रेशियो और 1:2:1 जीनोटिपिक रेशियो मिलता है. तो जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो अलग होने का कारण ही यही है कि चाहे हमारे किसी प्लांट के पास दोनों डोमिनेंट एलील हो या फिर एक डोमिनेंट एक रिसेसिव हो, उसके फिनोटाइप में हमको क्या नजर आएगा, वो दोनों के दोनों हमको देखने में टॉल ही लगेंगे. जीनोटाइप चाहे उनका अलग हो, लेकिन हेट्रोजाइगस प्लांट में ड्वार्फ वाली एलील, रिसेसिव वाली एलील बेचारी चुपचाप बैठी है, अपने ट्रेट को प्रोड्यूस नहीं कर पा रही, और प्लांट टॉल कैरेक्टर को ही एक्सप्रेस कर रहा है. तो एक होमोजाइगस टॉल और एक हेट्रोजाइगस प्लांट को देखने पर हमें उन दोनों के फिनोटाइप में कोई अंतर नहीं नजर आता है, और इसीलिए हमें इसके लिए टेस्ट क्रॉस कैरी आउट करना पड़ता है. Now, Mendel self-pollinated the F2 plants and found that the dwarf F2 plants continued to generate dwarf plants in F3 and F4 generations. तो इससे हमें पता लगा कि जो डॉर्फ प्लांट्स थे वो होमोजाइगस होते हैं, यानी जब दोनों ही हमारे पास रिसेसिव एलील्स होती हैं तभी वो एक्सप्रेस हो पाती हैं, और डोमिनेंट एलील की प्रेजेंस में हमारी रिसेसिव वाली एलील बेचारी सप्रेस हो जाती है, खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाती. From the preceding paragraphs, it is clear that though the genotypic ratio can be calculated using mathematical probability, by simply looking at the phenotype of a dominant trait, it is not possible to know the genotypic composition. हम एक टॉल प्लांट को देखकर नहीं बता पाएंगे कि ये हेट्रोजाइगस है या होमोजाइगस, क्योंकि हमारी टॉल वाली डोमिनेंट वाली एलील खुद को एक्सप्रेस कर रही है. चाहे दोनों टॉल एलील्स हों या सिर्फ एक ही हो, वो खुद को एक्सप्रेस करके ही मानेगी, वो हमारी डोमिनेंट एलील है. That is, for example, whether a tall plant from F1 or F2 has homozygous or heterozygous composition cannot be predicted. Therefore, to determine the genotype of a tall plant, Mendel crossed the tall plant from F2 with a dwarf plant. तो अब हमारे पास एक टॉल प्लांट है, हमको पता लगाना है कि इसका जीनोटाइप क्या है. तो इसके लिए हम इसे एक डबल रिसेसिव प्लांट के साथ, एक प्योर रिसेसिव प्लांट के साथ, प्योर डॉर्फ प्लांट के साथ इस केस में क्रॉस कर देंगे, और यही क्रॉस टेस्ट क्रॉस कहलाएगा. He called this a test cross. In a typical test cross, an organism showing dominant phenotype, whose genotype is to be determined, is crossed with the recessive parent instead of self-crossing. ऐसे क्रॉस में अगर हमें सारे के सारे प्रोजेनी एक जैसे मिल रहे हैं तो समझ जाओ कि ये तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस की F1 जनरेशन की तरह ही सारे के सारे टॉल हो गए. यानी हमारा जो हमने प्लांट लिया था टेस्ट क्रॉस कैरी आउट करने के लिए, उसका जीनोटाइप होमोजाइगस है, वो प्योर टॉल है. लेकिन अगर हमें आधे टॉल और आधे डॉर्फ मिल रहे हैं तो हम समझ जाएंगे कि हमारा हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट था, ये एक हाइब्रिड था. इसीलिए हमारी F1 जनरेशन में क्रॉस कैरी आउट करने पर दोनों तरह के फिनोटाइप्स अपीयर हो रहे हैं. The progenies of such a cross can easily be analyzed to predict the genotype of the test organism. तो इसी तरह का एग्जाम्पल हमारी NCERT बुक में हमें दिया हुआ है. स्टेम हाइट को छोड़कर फ्लावर कलर को इन्होंने टेस्ट क्रॉस में एग्जाम्पल के रूप में यूज किया है. Based on his observations on monohybrid crosses, Mendel proposed 2 general rules to consolidate his understanding of inheritance in monohybrid crosses. तो monohybrid cross कैरी आउट करने के बाद 2 लॉज ऑफ इनहेरिटेंस या 2 रूल्स हमको मेंडल ने दिए, जो है लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. तो इन दोनों को स्टेट करते हैं, इन दोनों के बारे में बात करते हैं. हालांकि ब्रॉडली हम इनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं. मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट जब हमने देखा तो उसे देखकर ही हमें पता लग गया कि ऐसी ही कुछ प्रोसेसेस हो रही हैं, लेकिन वर्ड्स में इनको स्टेट करेंगे और इनका मतलब समझने की कोशिश करेंगे.
तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में मेंडल सीधा सीधा बोलते हैं दैट कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट्स कॉल्ड फैक्टर्स। कोई ना कोई ऐसी चीज़ है, कोई ना कोई ऐसा स्टेबल डिस्क्रीट यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है जो कि किसी कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, जिसे इन्होंने फैक्टर कहा। इन फैक्टर्स के भी पेयर्स होते हैं, सो दीज फैक्टर्स अकर इन पेयर्स, और डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स में वन मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेट्स द अदर। जो दो एलील्स हैं हमारे पास, जो दो फैक्टर्स हैं एक पेयर के अंदर, इसमें से एक डोमिनेंट होता है, एक रिसेसिव। जैसे टॉल और ड्वार्फ के केस में हमारी टॉल वाला फैक्टर रिसेसिव टॉल वाला फैक्टर डोमिनेंट और ड्वार्फ वाला रिसेसिव हो गया, और इसीलिए हमें ड्वार्फ कैरेक्टर F1 जनरेशन में नहीं देखने को मिला। सो द लॉ ऑफ डोमिनेंस इज यूज्ड टू एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर्स इन द F1 ऑफ अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। F1 जनरेशन में सिर्फ एक ही तरह का फिनोटाइप हम क्यों देखते हैं? इसी लॉ ऑफ डोमिनेंस की वजह से, क्योंकि एक जो डोमिनेंट फैक्टर होता है वो दूसरे वाले को एक्सप्रेस होने से रोक देता है। एंड इट ऑल्सो एक्सप्लेन द प्रोपोर्शन 3:1 obtained at F2। जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 होने के बावजूद भी फिनोटिपिक रेशियो 3:1 है। फिनोटाइप हमारे पास दो ही तरह के हैं इसी लॉ ऑफ डोमिनेंस की वजह से। उसी तरह से लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बात करता है एक पेयर के दोनों फैक्टर्स किस तरह से एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, इस बारे में। सो द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट एलील्स डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग एंड बोथ द कैरेक्टर्स आर रिकवर्ड एज सच इन द F2 जनरेशन, दो वन ऑफ दीज इज नॉट सीन इन द F1 स्टेज। F1 स्टेज में हमको ड्वार्फ ट्रेट नहीं देखने को मिला, लेकिन F2 स्टेज में जैसा हमने प्योर ड्वार्फ प्लांट देखा था, बिल्कुल वैसा ही ड्वार्फ प्लांट हमको नजर आ गया। ना तो उसकी हाइट टॉल की तरफ थी, ना किसी तरह की ब्लेंडिंग हुई थी। तो यानी हमारा जो भी फैक्टर इन कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा है, इन कैरेक्टर्स को रेगुलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो किसी तरह से भी आपस में मिक्सिंग या ब्लेंडिंग नहीं शो कर रहे हैं, और वैसे के वैसे स्टेबली डिस्क्रीट यूनिट्स के रूप में पास ऑन हो रहे हैं, जैसे कि फैक्टर्स की प्रॉपर्टी हमको मेंडल ने बताई है। दो द पेरेंट्स कंटेन 2 एलील्स ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, द फैक्टर्स और एलील्स ऑफ अ पेयर सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर सच दैट अ गैमीट रिसीव्स ओनली वन ऑफ द 2 फैक्टर्स। Of course, homozygous parent produces all gametes that are similar, while heterozygous one produces 2 kinds of gametes, each having one allele with equal proportion. तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में कहने का मतलब हमारा यही है कि चाहे हमारा एक टॉल प्लांट है जिसके पास एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव फैक्टर है, लेकिन जब गैमीट बनेंगे तो आधे गैमीट्स में हमारा डोमिनेंट फैक्टर जाएगा, आधे गैमीट्स में रिसेसिव फैक्टर जाएगा। और भले ही ये हमारा स्मॉल टी वाला गैमीट एक टॉल प्लांट से आ रहा हो, लेकिन आगे जाके दूसरे स्मॉल टी के साथ फर्टिलाइजेशन करके अगर इसको एक ड्वार्फ प्लांट बनाने का मौका मिलेगा, तो भले ही ये एक टॉल प्लांट से निकल कर आया था, लेकिन उसी तरह से ड्वार्फ कैरेक्टर प्रोड्यूस करेगा जैसे कि हमको एक प्योर प्लांट में मिलता है। आपस में किसी तरह की कोई ब्लेंडिंग नहीं होती। हाँ, जब साथ में बैठे हुए हैं, जब टुगेदर दे आर प्रेजेंट, तब एक डोमिनेट करता है, एक बेचारा रिसेसिव हो जाता है, लेकिन जब ये अलग हो जाते हैं तब एक दूसरे से पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है। यही लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है। तो मेंडल ने पी प्लांट्स पे जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस कंडक्ट किए, उसके बाद इन 2 निष्कर्षों पे वो पहुंचे। कौन से? एक तो लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लेकिन सिर्फ दुनिया भर में हमारे लिविंग वर्ल्ड में जो मिलियंस ऑफ स्पीशीज हैं, उनमें से एक को लेकर उन पे एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करके ये रिजल्ट्स उन्हें हमको दे दिए। हालांकि ये रिजल्ट्स इनहेरिटेंस को समझने के लिए हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, लेकिन नेचर में जब हम दूसरे ऑर्गेनिजम्स में दूसरे कैरेक्टर्स की इनहेरिटेंस को ऑब्जर्व करते हैं तो हमें पता लगता है कि मेंडल के ये लॉज भी कहीं कहीं पर टूट जाते हैं। हर जगह पर लॉ ऑफ डोमिनेंस सही साबित नहीं होता, इट डज नॉट होल्ड गुड। और अगले पॉडकास्ट में हम यही डिस्कस करेंगे कि कहाँ पर मेंडल के लॉज का एक्सेप्शन हमको मिलता है, और उसके बाद ये भी बात करना शुरू करेंगे कि अगर हम 2 कैरेक्टर्स की इनहेरिटेंस को साइमल्टेनियसली ऑब्जर्व करना चाहें तो क्या 2 जीन्स का आपस में कोई रिश्ता होता है या नहीं। चलिए मिलते हैं अगली बार लॉ ऑफ डोमिनेंस के एक्सेप्शंस को लेकर।